नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी ने विभिन्न कार्यक्रमों में की शिरकत। रुड़की में किसानों को किया संबोधित। देहरादून में साधु संतों का लिया आशीर्वाद। हरिद्वार में चारधाम यात्रा को लेकर की बैठक। उधम सिंह नगर में धर्मांतरण कानून का पहला केस दर्ज। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने पुलिस को गहनता से जांच के दिए आदेश। युवती के साथ धर्म छिपाकर शादी करने का आरोप। टिहरी में दर्दनाक सड़क हादसा। यूटिलिटी वाहन खाई में गिरा। 3 मासूम बच्चों की मौत। रेत ढुलान के दौरान ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। जोशीमठ में भूत सांप का मामला। राहत शिविरों में पीड़ित परिवारों को मिल रही सुविधाएं। नगरपालिका भवन में मिल रहा लाभ। उत्तराखंड की तुंगनाथ घाटी में मौसम खुशनुमा। प्रकृति के नजारों और बर्फबारी का पर्यटक कर रहे दीदार। आगामी बैसाखी पर्व पर तय होगी मंदिर के कपाट खुलने की तिथि। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल का निर्देश दिया गया। वहीं आपको बता दें कि कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार देखने को इजाफा मिल रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। शासन के निर्देश पर सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और बेड समेत सभी उपकरणों की जांच होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु बरमोला सीधे उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। हिमांशु, लगातार उत्तराखंड में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, ऐसे में सरकार ने मॉक ड्रिल के निर्देश दिए हैं अस्पतालों में, क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में? निश्चित रूप से आज जो उत्तराखंड सरकार है वो एक मॉक ड्रिल का आयोजन कर रही है। और ये सिर्फ देहरादून या राजधानी की बात नहीं है, पूरे प्रदेश इकाइयों में जितनी भी चिकित्सा इकाइयां हैं वहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत जो खामियां हैं स्वास्थ्य विभाग में कोरोना संक्रमण को लेकर, उनकी तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। साथ ही साथ अभी मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये है कि कितने वेंटिलेटर इस वक्त उत्तराखंड में मौजूद है, कितने बेड कोविड के लिए से आने वाले समय में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। इसको लेकर तैयारियां क्या है, साफ तौर पर जिस तरीके से देखा जाए कोविड का जो संक्रमण लगातार बढ़ रहा है तो चारधाम यात्रा भी होने वाली है। और इसी के तहत एक गाइडलाइन जो 2022 में जारी की गई थी वो अपील वो है कि कोविड से निपटने के लिए श्रद्धालु हैं उन्हें अपने साथ कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट लानी पड़ेगी। अगर ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को फिर भी किसी में संक्रमण दिखता है तो उसे तुरंत आइसोलेट कर दिया जाएगा। और ऐसे इसलिए स्वास्थ्य विभाग अब हेल्थ एटीएम भी यहाँ पर खरीदने वाला है, जिन्हें चारधाम यात्रा में लगाया जाएगा। तकरीबन इनकी संख्या 200 होगी, जिसमें 50 से ज्यादा जांचें होंगी। साथ ही साथ कोविड केस की बात की जाए तो कोविड केस में अभी पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में 30 केस आए हैं और 61 जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति थे वो ठीक हुए हैं। और सक्रिय केसों की संख्या अभी इस वक्त उत्तराखंड में 81। और साथ साथ स्वास्थ्य सचिव का साफ तौर पर कहना है कि सभी तैयारियों की पुख्ता जायजा लेने के लिए जो भी स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो खुद मॉक ड्रिल में प्रतिभाग करेंगे। और जितने भी चिकित्सा अधिकारी इस वक्त उत्तराखंड में वो सभी मॉक ड्रिल में इस वक्त खुद जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को रोका जाए, क्योंकि पहली और दूसरे संक्रमण दूसरी लहर से रोकथाम के लिए इतना समय नहीं मिला। तीसरी रोकथाम में थोड़ा वक्त मिला, लेकिन चौथी लहर आने पर किस तरीके से उससे पहले ही निपटा जाए, इसको लेकर आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। जी हिमांशु, अगर देखा जाए तो अब से कुछ ही दिन में चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। ऐसे में काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु काफ़ी मात्रा में दर्शन करने के लिए आएंगे, तो इससे निपटने के लिए क्या कुछ खास व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है? चाहे हेली बुकिंग की बात की जाए और चाहे पंजीकरण की बात की जाए तो उसमें रिकॉर्ड बुकिंग अब तक यहाँ पर देखी गई है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग इसके मद्देनजर अलर्ट भी है और स्वास्थ्य विभाग पहले से भी अलर्ट था। चाहे मुख्यमंत्री की बात की जाए या मुख्य सचिव की बात की जाए, स्वास्थ्य मंत्री की बात की जाए या स्वास्थ्य सचिव की बात की जाए, ये सभी लोग अपने अपने स्तर पर चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। और सभी का एक ही कहना है कि चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के तरीके से पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो। और इस तरीके से देखा जाए तो चारधाम यात्रा में
लगातार स्वास्थ्य विभाग सक्रिय मोड पर है और अलर्ट मोड पर है। सभी जो चार धाम के मुख्य जिले हैं, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली, इन जिले के जो जिलाधिकारी हैं और जिला स्वास्थ्य अधिकारी हैं, इनको भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी हालत से निपटने के लिए तत्काल वहां पर राहत और बचाव कार्य मौजूद रहे। चाहे स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य में इन जगहों को बेहतर सुविधा प्रदान करने की ओर से स्वास्थ्य विभाग लगातार एक जिलाधिकारी को निर्देश दे रहा है, जिला स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दे रहा है। जी हिमांशु, पिछले लहर की अगर बात करें तो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की काफ़ी कमी दर्ज सामने की गई थी, तो इस वक्त उसको लेके क्या कुछ व्यवस्था की गई है ताकि कमी ना आए अगर चौथी लहर वापस आए तो? हिमांशु, पिछले लहर में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की काफ़ी कमी दर्ज हुई थी। इस बार अगर चौथी लहर वापस देखने को मिलती है तो ऐसे में क्या कुछ ऑक्सीजन और वेंटिलेटर को लेके देखा गया? जो तैयारियां हैं इन्हीं को लेकर की जा रही है कि प्रदेश में कितने बेड इस वक्त हैं। बात की जाए बेड की तो तकरीबन 7,700 से ज्यादा बेड इस वक्त कोविड मरीजों के लिए प्रदेश में रखे गए हैं। और ऑक्सीजन के लिए लगातार यही किया जा रहा है कि स्वास्थ्य सचिव ने साफ तौर पर कहा है कि प्रशिक्षण जो ऑक्सीजन जनरेटर है, जनरेशन है, उनके लिए प्रशिक्षण शिविर भी अलग से स्वास्थ्य कर्मियों के लिए लगाया जाएगा कि तत्काल प्रभाव से अगर ऑक्सीजन की कमी प्रदेश में दिखाई देती है तो जो प्लांट लगाए गए हैं ऑक्सीजन के अस्पतालों में वो लगातार चालू रहे और सक्रिय रहे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु पूरी जानकारी के लिए। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के रुड़की में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के समापन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के किसान को आत्मनिर्भर बनना होगा। सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चलाई हुई हैं। बीजेपी ने हमेशा किसानों के लिए काम किया है। भविष्य में 50,000 पोली हाउस बनाने का निश्चय भी लिया गया। वहीं उन्होंने लैंड जिहाद पर बोलते हुए कहा कि जो भी अतिक्रमण और अवैध कब्जे मज़ारों के नाम पर और अन्य नाम पर किए गए हैं वे सभी हटा ले, वरना प्रशासन के द्वारा सभी कब्जे हटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और इस बैठक में आज केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से किसानों के लिए लगातार काम कर रही है, लगातार किसानों की आय दुगनी करने के लिए अनेकों योजनाएं देश के अंदर लाई हैं। और ये जो वर्ष है, वर्ष 2023, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को साई दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा रेसकोर्स में आयोजित श्रीमद देवी भागवत ज्ञान यज्ञ में शामिल हुए। कथा व्यास साध्वी अदिति भारती और अन्य संत गणों से उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्य ज्योति संस्थान द्वारा समाज उत्थान और सामाजिक जन जागृति के लिए किए जा रहे प्रयास सराहनीय ही नहीं, समाज को प्रेरणादायी भी हैं। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा नशा मुक्ति की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने इस दिशा में सहयोग के लिए सभी सामाजिक संगठनों और संस्थानों का सहयोगी बनने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के उत्थान के लिए किए जाने वाले कार्यों की सफलता में जन सहयोग जरूरी होता है। आमजन के समर्थन और सहयोग से ही सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां भल्ला कॉलेज ग्राउंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने मुख्यमंत्री राज्य अतिथि गृह डामकोटी में जनपदीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। सीएम धामी का कहना है कि विकास कार्यों की समीक्षा के साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का पहला केंद्र हरिद्वार रहता है। यहाँ पर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जोशीमठ के दौरे पर गया था, वहाँ के लोग यात्रा के लिए तैयार हैं। 11 लाख के करीब लोगों ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया है। साथ ही लैंड जिहाद पर भी सख्त कार्रवाई की बात कही। के पीछे बहुत बड़ा मंतव्य छुपा हुआ है और उसको लेकर हमने जो प्रारंभिक सर्वे करवाया उसमें 1000 ऐसे स्थान निकले हैं जहां पर अतिक्रमण हुआ है
ये उत्तराखंड के अंदर किसी भी कीमत पर इसको हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। और हमने कहा है कि जो लोग भी इसके पीछे हैं वो स्वतः ही इनको हटा लें, अन्यथा प्रशासन हटाएगा। और मुख्यमंत्री भी समय पर लगातार आते रहते हैं और समीक्षा बैठक होती रहती है कि किस तरीके से जो काम गवर्नमेंट ने सुनिश्चित किए हैं उनका रिजल्ट क्या है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं भी दिशा की बैठक सहित अन्य बैठकों को लगातार लेता रहता हूं और सरकार, जनता और प्रशासन, इन तीन के बीच कोई खाई न रहे, गैप न रहे, ऐसी कोशिश होती रहती है। उसी क्रम में आज जब भी मुख्यमंत्री हरिद्वार आते हैं तो वो निश्चित रूप में बैठक लेते हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार पहुंचे हैं। देवभूमि पूर्व सैनिक कल्याण समिति हरिद्वार के 9वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिभाग किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देश की मोदी सरकार और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अच्छा कार्य कर रही है। मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि पूर्व सैनिकों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का मुझे मौका मिला है। इनका कहना है कि मोदी सरकार और पुष्कर सिंह धामी की सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अच्छा कार्य कर रही है। उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। देश की सेना में 75% सैनिक हमारे छोटे से राज्य से आते हैं। देश की सुरक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे राज्य से होता है। हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि देश की सीमा पर शहीद होने वाले जवान के एक परिजन को नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही सैनिकों और उनके परिवार को मिलने वाली सुविधाओं का भी हमारे द्वारा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ के पूर्व सैनिकों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आने का मुझे मौका मिला। और हमारी चाहे दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उत्तराखंड एक सैनिक बहुल क्षेत्र है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। हमारे जवान देश की सीमा पर लगातार शहीद होते हैं। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने फैसला किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए अगर कोई जवान शहीद होगा, उसके परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी। उत्तराखंड में धर्मांतरण और लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर कड़ी कार्रवाई के लिए बने कानून के तहत उधम सिंह नगर के बाजपुर में पहला मामला दर्ज हुआ। जिस युवक पर मामला दर्ज हुआ है उस पर युवती के साथ धर्म छिपाकर शादी और युवती को जबरन धर्मांतरण के आरोप लगे हैं। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने मामले में पुलिस को गहनता से जांच के आदेश दिए। सीओ भूपेंद्र भंडारी ने बताया कि महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामले की विवेचन की जा रही है। जी, बाजपुर में एक बहुत ही सीरियस मामला सामने आया है। एक लड़की को एक लड़का लड़की का प्रेम प्रसंग चलता है। शादी से जस्ट पहले पता चलता है कि लड़का कोई और समुदाय का है, तो फिर भी ये दोनों शादी करते हैं क्योंकि लड़का और लड़के के परिवार वाला ने बोले थे कि लड़की जो है अपने धर्म के साथ रहे और वो लड़का भी, दोनों अपने अपने धर्म के अनुसार रहेंगे और शादी अच्छे से रहेगा। लेकिन अभी जो है हाल ही में रमजान जब शुरू हुआ तब से लड़का और लड़के के परिवार वाले लड़की को बहुत परेशान करते हैं कि रोजा रखने के लिए, गोमांस खाने के लिए, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज फॉलो करने के लिए, जो लड़की पसंद नहीं था, और धर्मांतरण करने के लिए भी बहुत ज्यादा दबाव देते हैं। तो लड़की परेशान होकर पुलिस के पास आई। तत्काल मैंने मामला को संज्ञान में लिया और जो धर्मांतरण एक्ट के तहत जो सुसंगत धाराओं में हमने मुकदमा दर्ज किया। सीओ बाजपुर के नेतृत्व में यह विवेचना चलेगा और सख्त रूप से इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई करने का निर्देश। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। बने रहें जन टीवी के साथ। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से।
कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लव जिहाद के ऊपर सख्त कार्रवाई किए जाने के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य में किसी भी धर्म, मजहब, वर्ग का व्यक्ति अगर सरकारी भूमि पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अजय भट्ट ने कहा कि धर्म की आड़ लेकर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सख्त एक्शन लिया है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द सरकारी भूमि में किए गए ऐसे चिन्हित अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा। बिल्कुल सही है कि किसी का हो, कोई भी जाति, धर्म, वर्ग का कोई व्यक्ति सरकारी जमीन को इंक्रोच करता है तो वो अच्छी बात नहीं है। देखिए, हमारे माननीय विधायक अभी इन्होंने शिव जी ने ये मामला उठाया था ज़बरदस्त तरीके से और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है ज़बरदस्त तरीके से। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर धार्मिक भावनाओं के अनुरूप धार्मिक भावनाओं को अपनी ढाल बनाकर जमीनों को घेरता है, सरकारी जमीन को, और पैनिकी फैलाने की कोशिश करता है तो सख्त से सख्त कदम उठाया जाना चाहिए, चाहे वो कोई हो। सीधा रुख कर लेते हैं उत्तराखंड का, जहां पे भाजपा के महिला मोर्चा की बैठक जारी है जिसमें पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। इसमें 30% 36 आरक्षण देकर हमारी बेटियों को सरकारी नौकरियों में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए हैं। जिन बेटियों को आपने आगे बढ़ने का काम दिया है और 30% आरक्षण देकर आज उत्तराखंड की बेटियों सहित पूरे अन्य राज्यों में भी आपके प्रति जो विश्वास और भरोसा हमारी महिला मोर्चा का बड़ा है, उसके लिए हम आभारी हैं। उसके लिए नारी है निर्माण है, नारी समर्पण है, नारी सृष्टि की वो रचना है जिसने अपने व्यक्तित्व से सृष्टि में प्रेम, पवित्रता, शुद्धता और निस्वार्थ प्रेम कहीं मिलता है तो माँ के आंचल में मिलता है। और एक कालखंड ऐसा था जब देश के अंदर विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, उसके कारण से कालांतर में अनेक विकृतियाँ आई और पुरुष प्रधान समाज को बढ़ावा मिला। परंतु आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपनी पुनः जो हमारी पुरातन विचार, संस्कृति, हमारा सनातन जो युग था, उस संस्कृति की ओर पुनः लौट रहा है। पुनः वही परम वैभव हमारा, पुनः हमारी वही संस्कृति आज परम वैभव की ओर पूरी दुनिया की ओर आगे बढ़ रही है। आज हम महिला विकास से आगे बढ़कर ऐसे समय में महिलाएं, मातृशक्ति अब केवल महिला विकास तक ही सीमित नहीं है, अब नेतृत्व कर रहा है। हमारी मानसी जी अभी बता रही थी कि 4 राज्यसभा की सांसद जो है हमारी महिला, 5 महिला राज्यसभा की सांसद हमारी जो है महिला मोर्चा की पदाधिकारी हैं। अभी
आशा जी ने अनेकों नाम यहाँ से पढ़े। आप सभी महिला जो हमारी कार्यकर्ताएं हैं, प्रदेश की जो हमारी आधी आबादी है, 50% आधी आबादी, उसका आप सब लोग कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं। ये छोटी जिम्मेदारी नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आप सभी हमारे देश और प्रदेश के समृद्ध और जो हमारी गौरवशाली परंपरा है, उस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने का जो महत्वपूर्ण दायित्व है, एक तो आपको परिवार का दायित्व है, एक आपको संगठन का दायित्व है, और संगठन के ऊपर से भी जो मैं कह रहा हूँ कि अति महत्वपूर्ण जो दायित्व है, देश को आगे बढ़ाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है, वो दायित्व भी आप सब लोगों पर है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए अनेकों कार्य सरकार में रहते हुए किए हैं। हमारे पास अपार उपलब्धियां, योजनाएं, और इन उपलब्धियों योजनाओं को लेकर जोशीमठ में हो रहे भू धसाव के मामले के बाद जिला प्रशासन के द्वारा राहत शिविरों में सभी पीड़ित परिवारों के लिए स्वादिष्ट भोजन जैसी व्यवस्था मुहैया करवा रखी है, जिसके चलते इन राहत शिविरों में पीड़ित परिवार के साथ साथ अन्य गरीब वर्ग के लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं। बता दें कि राहत शिविरों में जिला प्रशासन के द्वारा हर दिन तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान और तरोताज़ा भोजन जैसी सुविधा पीड़ित परिवारों के लिए करवा दी गई है। बता दें कि इस वक्त जोशीमठ के नगर पालिका भवन में कई पीड़ित परिवार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसके चलते उन पीड़ित परिवारों के लिए जिला प्रशासन के द्वारा सभी पीड़ित परिवारों के लिए भोजन जैसी सुविधाएं भी यहां पर पालिका के हॉल में करवा रखी है, जिसका जमकर लाभ पीड़ित परिवार और साथ में कई गरीब तथ्य के लोग ले रहे हैं। टिहरी के प्रतापनगर के रौनाद रमौली के पनियाला पुजार गांव मोटर मार्ग पर शनिवार शाम एक यूटिलिटी वाहन के रेत ढुलान के दौरान अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिसके कारण यूटिलिटी 300 से 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इसमें चालक ने छलांग लगाकर जान बचाई, लेकिन वाहन में सवार मासूम 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू कर मृतक बच्चों को खाई से निकलवाया और CHC चौंड लमगांव लाकर पोस्टमार्टम करवाया। अभी शाम के टाइम की है और इसमें ये सूचना मिली थी कि एक गाड़ी गिर गई है यहाँ पुजार गांव के पास। तो हम लोग भी तुरंत अपने फोर्स के साथ में मौके पे पहुंचा, वहाँ रेस्क्यू किया गया। तो गाड़ी काफ़ी नीचे गिरी हुई थी खाई में, जो लोहारका और पुजार गांव के लिए जो रोड जाती है उस रोड से नीचे गिर गई थी। इसमें प्रथम दृष्टया यह है कि ये गाड़ी बजरी लेकर के आ रहा था, तो इसमें किसी गाँव वाले के ही बजरी था और उसमें जो कुछ बच्चे जो वहाँ पे आसपास खेलने उलने जाते होंगे रोड पे, वो भी इसमें बैठ गए हैं। और जब गाड़ी का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है ड्राइवर द्वारा कि प्रथम दृष्टया ब्रेक फेल हो गया, मेरे से ब्रेक नहीं लगे और मोड़ पे, और अभी नई रोड बनी है इसलिए उसमें पत्थर उत्थर भी थे, तो गाड़ी संभल नहीं पाई और गाड़ी सीधे नीचे खाई में चली गई। और 3 बच्चों जो अभी रेस्क्यू करके मिले हैं कि 3 बच्चों की डेथ हो गई इसमें, इनको हॉस्पिटल में। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां एक युवती ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने पंचनामा भरकर युवती को जिला चिकित्सालय भिजवाया, जहां शव का पोस्टमार्टम किया गया। मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजन आत्महत्या करने का कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। चंपावत जिले के तराई क्षेत्र टनकपुर के शारदा वन रेंज के अंतर्गत आने वाले वस्तिया गांव के समीप रात्रि गश्त के दौरान वन विभाग की टीम को 4 युवक रोड के किनारे दिखाई दिए। शक होने पर वन विभाग की गश्त टीम द्वारा उनसे पूछताछ की तो देखा कि उनके पास में एक कट्टा रखा गया जिसके अंदर कुछ भरा हुआ था। शक होने पर देखा तो उसके अंदर एक मृत जंगली जानवर मिला। उन 4 युवकों को वन विभाग की टीम कट्टा सहित शारदा वन रेंज चौकी ले आई, जहां पर कट्टे में देखने पर पता चला कि वह एक जंगली जानवर है जिसको उनके द्वारा मार कर लाया जा रहा था। शारदा वन रेंज की चौकी के रेंजर महेश सिंह विश्व द्वारा मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि हमारी टीम लगातार हाथियों की देखरेख हेतु रात्रि गश्त कर रही है। हमारी शारदा रेंज की डेली रूटीन की गश्त हाथी गांव में हाथी आ जाता है। उसी के दौरान चेकिंग के दौरान बस्तिया जा रहे थे, तो बस्तिया के पास हमें कुछ संदिग्ध 4 आदमी खड़े दिखाई दिए। जब हमने उनके द्वारा चेक किया गया तो एक बोरे में हमें कुछ मृत जानवर मिला, जिसको हम उनको चारों को पकड़ के अपने यहाँ ले आए हैं, रेंज ऑफिस लाए और फिर वो देखा तो उसमें एक वाइट बोर्ड जंगली सुअर था और 4 व्यक्तियों के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जोशीमठ के देवनगरी में विगत 10 दिनों से लगातार भगवान रामचंद्र जी का लीला का भव्य मंचन किया जा रहा था। आपको बता दें कि जिस भगवान रामचंद्र जी का लीला का मंचन करीबन 10 दिनों तक जोशीमठ देवनगरी में किया गया। इस दौरान जोशीमठ देवनगरी में भगवान रामचंद्र जी की राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बड़ी बात तो यह है कि अंतिम दिवस में टीसीपी बाजार से लेकर मारवाड़ी चौक तक भगवान रामचंद्र जी का झांकी का भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें कि भगवान रामचंद्र जी की झांकी के आयोजन के शुभ अवसर पर करीबन सैकड़ों हजारों की तादाद में राम भक्त मौजूद रहे। वहीं जोशीमठ के नवदुर्गा रामलीला कमेटी के सारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम लोगों ने इस बार भगवान रामचंद्र जी का भव्य लीला का मंचन इसलिए किया कि ताकि जोशीमठ की पूरी तरह से सुख समृद्धि बनी रहे। 10 दिन का और आज 11वें दिन में मैं आज भगवान का रास तिलक और विशेष बात यह है कि आपदा जहाँ से प्रारंभ हुई है भगवान राम मोदी तक पहुँच रहे हैं आपदा देखने के लिए। तो ये हमने मन में सोचा है और इस समय हम जोशीमठ के मुख्य बाजार में रथ यात्रा के रूप में निकल रहे हैं। हर्षोल्लास के साथ राज्य अभिषेक का कार्य चल रहा है। श्री राम का आज यहाँ पे राज्याभिषेक हो रहा है और यहाँ पे 9 दिनों तक राम का रामलीला मंचन किया गया था। आज रामलीला मंचन के पश्चात आज राज्याभिषेक होने जा रहा है और जोशीमठ में बहुत बड़ी खुशी का उल्लास का माहौल बना हुआ है। और आप जो फिगर देख रहे हैं कि ये एक राम राज्य की ओर जा रही है। और इस वर्ष हमने 2023 की जो रामलीला महायज्ञ का आयोजन श्री नरसिंह दुर्गा सेवा समिति द्वारा किया गया था, उसका समापन आज हमारे भक्तों के बीच में, हजारों की जनसंख्या के बीच में और श्री राम जी के राज्याभिषेक के रूप में एक रैली के रूप में हम इसे वन से अयोध्या रूपी इस मंच तक लाए और उसके बाद आज 10 दिवसीय रामलीला महायज्ञ का समापन हुआ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग पंचकेदारों में स्थित तीर्थी केदार बाबा तुंगनाथ की घाटी में इन दिनों मौसम खुशनुमा है। प्रकृति के नज़ारों के बीच दोपहर तक धूप और शाम के समय बर्फबारी के साथ पर्यटक यहां के नज़ारों का दीदार करने पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बदलते मौसम के साथ हिमालय की वादियों का दीदार करने पर्यटकों का जमावड़ा यहाँ लग रहा। बता दें कि तीर्थी केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि आगामी बैशाखी पर्व पर तय की जाएगी। फिलहाल मंदिर के कपाट बंद होने के साथ ही मंदिर समिति प्रबंधन और उद्धारियों की कड़ी निगरानी पर पर्यटकों को मंदिर परिसर में जाने की अनुमति नहीं